जय श्री राम साथियों आज की क्लास में हम जो उत्तराखंड का पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, ठीक है, 8 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था जो कि लीक हो गया था, उसके जीके के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हिंदी के हमने अलग से फोल्डर बना रखा है, उसमें कर रखे हैं, और अभी इसमें जीके के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट है। ठीक है, क्या है? रिट है। रिट जो कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इनकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की दोनों 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको दोनों जारी करेंगे। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या दोनों जारी करेंगे, ए और बी दोनों। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिला लाइन न्यायालय नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्यों की सेवा तथा शर्तें तय करने का अधिकार किसे है। ठीक है, जो यूपीएससी के सदस्यों की सेवा और शर्तें हैं, इनको तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 318 में जिक्र है इसका। जो ये यूपीएससी के सदस्य होंगे, इनकी सेवा और ये शर्तें तय करने का, और यूपीएससी का जो उल्लेख है, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है आर्टिकल 315 में। ठीक है, और जो यूपीएससी के सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, और इनको मतलब ये रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को करेंगे, और इनको हटाएगा भी राष्ट्रपति। ठीक है, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और इनको हटाएगा भी राष्ट्रपति। ठीक है, और इनकी ये सेवा शर्तें तय करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होगा, यूपीएससी का लेख 315 में। और ये राष्ट्रपति इनकी सेवा शर्तें तय करेगा, ये किसमें है? अनुच्छेद 318 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग SRC, स्टेट एक सेकेंड रुकिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ठीक है, तो इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 30 सितंबर 1955 को। ठीक है, रिपोर्ट दी थी। ठीक है, रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को। अच्छा, पहले हम इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। जो ये SRC है, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसका गठन 1953 में होता है। ठीक है, 53 में होता है। 3 सदस्य थे, इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं, क्योंकि जो फजल अली थे उसके अध्यक्ष थे इस आयोग के। तो इनमें कौन कौन से थे? फजल अली थे, KM पन्नीकर थे, और हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक है, फजल अली, KM पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू ये अन्य सदस्य थे। और इसने रिपोर्ट दी थी 1955 में रिपोर्ट दी थी। ठीक है, और ये लागू 1956 में होती है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ लिखा है। और जो SRC रिपोर्ट है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। जो राज्य पुनर्गठन की जो रिपोर्ट थी, इसने क्या भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। ठीक है, तो जिससे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना। क्या बना? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना, और लागू हुआ 1 नवंबर 1956 से। देखिए, रिपोर्ट दी थी 30 सितंबर 1955 को, गठन हुआ था 1953 में, और इसने लागू हुआ 1 नवंबर 1956 से। ठीक है, जिसके तहत क्या हुआ? 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी का गठन हुआ। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम निर्यात संस्करण जोन की स्थापना 1965 में कहाँ हुई थी? ठीक है, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन यानी कि EPZ जोन, ये स्थापना 1965 में कहाँ हुई थी? हुई थी कांडला, गुजरात में। ठीक है, कहाँ हुई थी? कांडला, गुजरात में हुई थी। ठीक है, और एक सेकेंड रुकिए, ये तो हाँ, ये हटाने, अच्छा यूपीएससी का थोड़ा यहाँ पे मैंने दूसरे उसमें लिखा था, इसको भी देख लीजिए। हमने बोला था ना 315 में यूपीएससी का उल्लेख है, और सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल 316 में है, और इनको हटाने की प्रक्रिया किसमें है? 317 में, और 18 में शर्तें और ये सेवा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, 315 में यूपीएससी, 316 में नियुक्ति और कार्यकाल, 317 में इनको हटाने का, 318 में राष्ट्रपति द्वारा इनकी सेवा और ये सब निर्धारित किया जाना। ठीक है, ये इसमें हो गया, और इसमें तो कुछ नहीं है ना। चलिए अब इसको हम ऊपर का डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट क्या है? विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान कौन सा है? भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान तीसरा है इसमें। ठीक है, ये क्या है? विश्व फार्मा उत्पादन में
के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान तीसरा है। इसको अभी मैं डिटेल में दिखाऊंगी, नीचे होगा। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड रुकिए प्लीज़, ठीक है। ये ज़रा नीचे चला गया, हालांकि मैंने ये किया था, ठीक है। जो फार्मा होता है इसमें जेनरिक मेडिसिन वगैरह इन सब का उल्लेख होता है। ये नहीं, ये रहा, ठीक है। विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर फार्मा उद्योग का स्थान भारत में कैसा है? तीसरा है, ठीक है। भारतीय दवा उद्योग दवाओं के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। भारतीय दवा उद्योग दवाओं के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर तीसरे नंबर पे है, ठीक है। भारत विश्व की 20% जेनरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। भारत विश्व की 20% जेनरिक दवाओं की आपूर्ति करता है, जो इसे दवा के क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी बनाता है, ठीक है। भारत विश्व की 20% जेनरिक दवाओं की आपूर्ति करता है, जो दवा के क्षेत्र में इसे एक मुख्य खिलाड़ी बनाता है, ठीक है। इसे दुनिया की फार्मेसी कहते हैं। उद्योग किफ़ायती उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन हेतु इसमें वो होता है, ठीक है। इसको क्या दुनिया की फार्मेसी, भारत को दुनिया की फार्मेसी कहते हैं। भारत को क्या कहते हैं? दुनिया की फार्मेसी कहते हैं। सॉरी। भारत वैश्विक स्तर पर टीकों का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, ठीक है। भारत वैश्विक स्तर पर टीकों का, जो टीके लगते हैं ना, उनका सबसे बड़ा आपूर्ति करता है भारत। और यहाँ पे 60% योगदान है हमारा, ठीक है। और भारत दवा के क्षेत्र में मूल्य $50 बिलियन से अधिक है। भारत दवा क्षेत्र का मूल्य $50 बिलियन से अधिक है। जेनरिक, सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयव और बायोसिमिलर, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। और जेनरिक दवाएं क्या होती हैं आजकल? क्योंकि जेनरिक दवाएं बहुत ज़्यादा उसमें चल रही हैं, क्योंकि जो दवाएं डॉक्टर लिख के देता है उनमें, और अगर हम जेनरिक दवाएं मंगाएं, या जैसे कोई आजकल ऑनलाइन साइट आते हैं जैसे ट्रूमेंट्स वगैरह, इनके बहुत सारे ऐड आते हैं, तो ये जेनरिक दवाएं होती है, ठीक है। ये क्या होती हैं? ये ऑफ पेटेंट दवाएं होती हैं। इनमें पेटेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। पेटेंट नहीं किया जाता है। जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं वो पेटेंट युक्त होती हैं। तो जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं उनमें समान रूप से उनके रासायनिक रूप से उन्हीं की जैसी होती हैं, लेकिन कम कीमत पर पेश की जाती हैं, ठीक है। उनसे सस्ती होती हैं। और जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत, ठीक है। और पेटेंट दवाइयों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। और दवाएं निर्यात करता है भारत 200 प्लस ज़्यादा देशों में। USA और अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में भी भारत क्या करता है? दवाएं निर्यात करता है। इनकी 200 प्लस देशों में भारत दवाएं निर्यात करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड रुकिए, ये थोड़ा हो रहा है ना, ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया? संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किया था सर रामास्वामी मुदलियार ने। अब हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखेंगे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, ठीक है। इसलिए 24 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं? UN डे भी बनाते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस भी बनाते हैं। UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो इसमें जो भाग लिया था, किसने लिया था? सर रामास्वामी मुदलियार ने। देखिए ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया सर रामास्वामी मुदलियार ने। जो सर रामास्वामी मुदलियार थे, ये एक राजनेता थे, वकील थे और राजनयिक थे, ठीक है। और देखिए ये हुआ था 1945 में, जो ये सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल से 26 जून तक, ठीक है। 25 अप्रैल से 26 जून तक, जिसमें 50 देशों ने भाग लिया था। जिसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 50 देशों ने भाग लिया था। 25 अप्रैल से 26 जून तक चला था, ठीक है। और जो 26 जून है, 26 जून की तारीख को यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं, ठीक है। जो UN चार्टर था, संयुक्त राष्ट्र UN चार्टर था, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर था, 26 जून 1945 को
ये इस पे साइन हो गए थे, ठीक है। और लागू होता है 24 अक्टूबर 1945 से, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 से लागू होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो ये इसीलिए हम 24 अक्टूबर को ही लागू हुआ था ना इस दिन से, तो इसलिए हम इस दिन को UN डे के रूप में मनाते हैं। और क्या था इसमें, 1946 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसोक, ठीक है, के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। किसने, रामास्वामी मुदलियार। 1946 में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। किसने, रामास्वामी मुदलियार ने, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक सेकेंड रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणुविक ऊर्जा आयोग 2022 में अध्यक्ष कौन है, ठीक है। भारतीय परमाणुविक ऊर्जा आयोग, अभी ये तो करंट अफेयर तब का था, 23 का 2023 का पेपर है, ठीक है। तो हम 2026 की बात करेंगे। भारतीय परमाणुविक ऊर्जा आयोग 2026 में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं A.K. बाला सुब्रमण्यम, ठीक है। कौन है, A.K. बाला सुब्रमण्यम, A.K. बाला सुब्रमण्यम, इसको नोट कर लीजिएगा। भारतीय परमाणुविक ऊर्जा आयोग 2026 में इसके अध्यक्ष हैं A.K. बाला सुब्रमण्यम, A.K. बाला सुब्रमण्यम, ठीक है, A.K. बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित हैं, ठीक है। किस राज्य तथा किस जनजाति से संबंधित है। द्रौपदी मुर्मू जी ओडिशा से और संथाली जनजाति से संबंधित है, ठीक है। ओडिशा से हैं और संथाली जनजाति से संबंधित है द्रौपदी मुर्मू। ये तो था क्वेश्चन। अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है। जो ये है भील है, जो भील जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है, गुजरात में, ठीक है। गुजरात में पाई जाती है भील, गुजरात। और ये भील है जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील, और कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भील, और गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। और इसकी संख्या मतलब 1.69 करोड़, लगभग कितनी है ये, 1.69 करोड़ है, ठीक है। भील है जो गुजरात में पाई जाती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार जो भील हैं इनकी जनसंख्या 8.6% है, ठीक है। भीलों की संख्या कितनी है, 8.6%, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। 1.69 करोड़ अगर वैसे बोलेंगे गिनती में, और अगर परसेंट में बोलेंगे तो 8.6% है भीलों की जनसंख्या, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। अगर भील फर्स्ट में है तो फिर दूसरे में कौन है, दूसरे में है गोंड, ठीक है। दूसरे में है गोंड, कौन है, गोंड, दूसरे में है गोंड। और थर्ड में है, तीसरी है संथाल, संथाल जो कि हमारी माननीय राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। तो संथाल, तीसरी संथाली है। सबसे ज़्यादा भील, दूसरी गोंड, तीसरी संथाल। भील, गोंड, संथाल, भील, गोंड, संथाल। भील कितनी थी, करोड़ों में थी ना, भील 1.69 करोड़ थी, 1.69 करोड़ थी। गोंड 43 लाख है, ठीक है, 43.5 लाख है, 43.5 लाख है, ठीक है। और फिर तीसरे में हो गई संथाली, ठीक है। और देखिए, और इसके बाद जो भोटिया है, भोटिया कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है, और यूपी में भी पाई जाती है शायद से, थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब भोटिया उत्तराखंड का मेन याद कीजिए क्योंकि हम उत्तराखंड के हैं, तो भोटिया। और यहाँ तो भोटिया के टाइप भी पाए जाते हैं, ठीक है, शौका हो गए और ऐसे करके और भी हैं, ठीक है। और एक ओरोन लिखा है इसमें, ये ओरोन क्या है, ओरोन जनजाति ये पाई जाती है ओडिशा और झारखंड में, ठीक है। ओडिशा तो लिखा ही है यहाँ पे, और एक झारखंड में। ओरोन जनजाति कहाँ पाई जाती है, ओडिशा और झारखंड में। ओरोन जनजाति कहाँ पाई जाती है, ओडिशा और झारखंड में। भोटिया तो यहाँ पे लिखा है, अगर नोटिया आ जाएगा तो, नोटिया हम तो कन्फ्यूजन कर देंगे ना, नोटिया को देख के हम सोचेंगे भोटिया था, ये गलती से इसने नोटिया लिख दिया, लेकिन नोटिया जनजाति है, ठीक है। नोटिया जनजाति है, ये पाई जाती है त्रिपुरा में। नोटिया जनजाति पाई जाती है त्रिपुरा में, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया। अच्छा, एक बार आप जनजाति में चले गए हम, तो एक चीज़ और देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा ये सर्वाधिक किस में पाई जाती हैं जनजातियाँ, ये पाई जाती हैं MP में, यानी कि मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक जनजातियाँ वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। और सबसे कम वाला कौन है, ये है मेघालय, ठीक है, मेघालय। सबसे कम कौन है, मेघालय। और अगर देखिए जनसंख्या में सर्वाधिक कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और अगर प्रतिशत में बोलेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये प्रतिशत में है मिजोरम में। मिजोरम में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में, यानी कि देखिए 94% आबादी यहाँ की क्या है, जनजाति है। मिजोरम की 94% आबादी क्या है, जनजाति है, ठीक है। तो ये हो गई
और सबसे कम जनजाति वाला जनसंख्या वाला राज्य कौन हो गया? मेघालय हो गया। ठीक है, तो ये थी जनजाति के बारे में कुछ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे को। ठीक है, अब आ गया सार्क। सार्क निम्न में से किस राजनेता के दिमाग की उपज है? सार्क किस राजनेता के दिमाग की उपज है? ये है जिया उर रहमान की। जिया उर रहमान के दिमाग की उपज है। सार्क किसके दिमाग की उपज है? जिया उर रहमान के दिमाग की उपज है। सार्क SAARC। ठीक है, चलिए। और जो ये एक सेकेंड, हाँ, जो द्रौपदी मुर्मू संथाली थी ना, जो संथाली ये है, मतलब क्या बोलते हैं, संथाली जनजाति है, ये ओल चिकी लिपि में लिखी जाती है। ओल चिकी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, संथाली को, मतलब जो संथाली भाषा है, संथाली भाषा है। ठीक है, ये बोडो मैथिली क्या है, BDMS करके जब वो हुआ था ना, बोडो मैथिली BD हाँ क्या है यार, बोडो डोगरी मैथिली संथाली ऐसे करके, जो संथाली लैंग्वेज थी, जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना, वैसे संथाली ओल चिकी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, संथाली किस में लिखी जाती है? ओल चिकी लिपि में। ठीक है, आप देखिए सार्क की किसकी दिमाग की उपज है बोला हमने, आज की सार्क के जनक कौन है? जिया उर रहमान, ये बोले थे ना। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। इसका गठन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। इसका गठन कहाँ हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। ठीक है, सार्क का गठन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को ढाका में, और बना कब? 1987 में। मतलब सार्क का सचिवालय बना 1987 में। इसका गठन हो गया था 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। ढाका इसका हेडक्वार्टर है सार्क का। ठीक है, और सार्क के संस्थापक सदस्य थे 7 सदस्य संस्थापक थे सार्क के। कौन कौन से थे? हो गए, देखिए, ढाका में हेडक्वार्टर है तो बांग्लादेश तो हो गया। ठीक है, भूटान हो गया, भारत हो गया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। फिर से बोलेंगे, बांग्लादेश, भूटान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, और फिर 2007 में एक मेंबर और जुड़ा, यानी कि 8वां मेंबर जुड़ा। कौन? अफगानिस्तान। ठीक है, 2007 में 8वां मेंबर जुड़ा, अफगानिस्तान। ठीक है, और 2000 सॉरी, और संस्थापक सदस्य थे 7। फिर से रिवाइज करेंगे, कौन कौन से थे? बांग्लादेश, भूटान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। मैप भी बना लीजिए। देखिए, ये हमारा हो गया प्यारा भारत। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। देखिए, बांग्लादेश, भूटान भी इधर ही, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव इधर हो गया, नेपाल यहाँ हो गया, पाकिस्तान इधर हो गया, और श्रीलंका। ठीक है, तो ये हो गए सार्क के देश। और अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये इसके ऊपर अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए, ये थे सार्क के। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अभी मैं उसमें दिखा दूंगी, यहाँ पे भी मैंने लिखा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग कब स्थापित किया? ठीक है, स्थापित करने का प्रस्ताव पारित कब किया? ठीक है, स्थापित करने का प्रस्ताव पारित कब किया? किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार को स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया? ये है 15 मार्च 2006 को। ठीक है, 15 मार्च 2006 को। ये 60वें सत्र के दौरान, मतलब 15 मार्च 2006 को पारित करनी। तो इसमें क्या था? जो मानवाधिकार आयोग था 1946, जो मानवाधिकार आयोग था 1946, इसकी जगह पर, मानवाधिकार आयोग की जगह पर मानवाधिकार परिषद की स्थापना, क्या किया? मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब? 2006 में। ठीक है, मानवाधिकार परिषद की स्थापना। और इसमें कितने सदस्य थे? 47 सदस्य थे। महासभा द्वारा प्रत्यक्ष या गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं, जो कि महासभा द्वारा प्रत्यक्ष या गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। और लगातार 2 बार बन सकते हैं, लगातार 2 बार बन सकते हैं। और इसकी सदस्यता हम किस तरह से लेते हैं? सदस्यता का समान भौगोलिक वितरण होता है। ठीक है, जो इसमें मतलब क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, जो मानवाधिकार आयोग में जो अगर सदस्यता लेनी होगी, तो इसमें महाद्वीपों के हिसाब से सीटें वितरित हैं। जैसे अफ्रीका में 13 सीटें हो गई। ठीक है, अफ्रीका में 13 सीटें हो गई, एशिया प्रशांत वाले रीजन में 13 सीटें हो गई, और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन वाले क्षेत्र में 8 सीटें हो गई, और पश्चिमी यूरोप और अन्य में 7 सीटें हो गई,
पूर्वी यूरोप में 6 सीटें हो गई, ठीक है। देखिए अफ्रीका और एशिया प्रशांत, अफ्रीका में 13 सीटें, एशिया प्रशांत में 13 सीटें, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन वाले में 8 सीटें, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन वाले में 8 सीटें, पश्चिमी यूरोप और अन्य में 7 सीटें और पूर्वी यूरोप के लिए 6 सीटें। फिर बोलेंगे पूर्वी यूरोप में 6 सीटें, पश्चिमी यूरोप और अन्य में 7 सीटें, लैटिन अमेरिका व कैरेबियन में 8 सीटें और पश्चिमी एशिया प्रशांत में 13 सीटें और अफ्रीका के लिए भी 13 सीटें, ठीक है। तो ये था सार्क के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके ओके ये तो पटवारी लिखा, हाँ ये तो यही वाला है, एक सेकेंड आप रुकिए मैं ऊपर जाती हूँ। अच्छा साथियों देखिए हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया था ना, सार्क किसके दिमाग की उपज था, जियाउर रहमान की, ठीक है। और हाँ इंदिरा गांधी याद होंगी आपको, प्रधानमंत्री रही थी, गरीबी हटाओ का नारा दिया था इन्होंने, क्या नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है। और इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला, भारत रत्न इंदिरा गांधी को मिला 1971 में, ठीक है। 1971 में, देखो कब मिल गया था भारत रत्न, हम मेरे पापा भी पैदा नहीं हुए थे तब, ठीक है। तब इनको इंदिरा गांधी को वो मिल गया था, भारत रत्न मिल गया था 1971 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानवाधिकार आयोग को स्थापित करने का प्रस्ताव कब पारित किया, 15 मार्च 2006 को, ठीक है। ये अभी हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है, ठीक है। आचार संहिता से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 44, ठीक है। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, आचार संहिता से, ठीक है। और अब बाकी के देखो उसमें क्या क्या है, देखिए अनुच्छेद 10 है, ये है उससे नागरिकता से संबंधित, क्योंकि 5 से 11 तक के वो हो गए नागरिकता से संबंधित। और अनुच्छेद 12 है, इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा, राज्य को परिभाषित कर रखा है, ठीक है, राज्य किसे कहते हैं। और जो अनुच्छेद 24 लिखा है इसने, अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 साल से अगर कम उम्र का बच्चा होगा, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन में प्रतिषेध, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम फैक्ट्री या जो वैसे जगह होते हैं, मतलब कठिन काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है, कुल मिला के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में राज्यों की विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है, भारत में राज्यों की विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है, ठीक है। इसमें है 40। अब इसका कुछ चीज़ें हैं, देखिए जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद का उल्लेख पहले तो किस में है, संविधान के कौन से उसमें है, विधान परिषद का उल्लेख है आर्टिकल 169 में, ठीक है। विधान परिषद का 169 में, और अगर विधानसभा बोलेंगे तो इसका है 170 में, ठीक है। 170 में विधानसभा हो गई और विधान परिषद होगी 169 में। और जो विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है विधानसभा का 1/3, विधानसभा का 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और क्या है, 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम कितनी है, 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए और 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए विधानसभा के मेंबर से, ठीक है। और ये जो इनका जो मतलब ये जो दे रखा है, इतनी संख्या होनी चाहिए, ये दे रखा है आर्टिकल 171 में, ठीक है। ये आर्टिकल 171 में दे रखी है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। और देखिए, और विधान परिषद अभी केवल 6 राज्यों में है, ठीक है। बाकी विधान सभा तो सारे राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। किस किस में है, देखिए यूपी में होगी, ये देखिए यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना, ठीक है। देखिए यूपी में 100 सीटें हो गई, यूपी में 100 सीटें हो गई, ठीक है। और बिहार में हो गई 75, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में है 75, आंध्र में 58 और तेलंगाना में सबसे कम है 40, ठीक है। तेलंगाना में सबसे कम है 40। ये भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा किधर है, ये यूपी में 100 विधान परिषद की सीटें, सबसे कम कहाँ है, तेलंगाना में 40। केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, किस किस में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना। देखिए
याद करने का तरीका क्या है, यूपी और बिहार साथ में है ना, मैप में देखिएगा यूपी और बिहार साथ में है, ये तो ये हो गई। आंध्र और तेलंगाना, तेलंगाना को आंध्र से अलग कर रखा है, तो ये चार तो हमको ऐसे ही याद हो गए। और महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है नहीं है, तो महाराष्ट्र में हो गए और कर्नाटक में हो गए। ठीक है, आई होप आपको याद हुए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये भी देख लीजिए साथ के साथ। और जैसे विधान परिषद में ये सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 है, तो अगर विधानसभा में बोलेंगे सदस्यों की न्यूनतम संख्या तो 60 है। ठीक है, विधानसभा में ये सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 है। और अधिकतम कितनी है विधानसभा में, मैक्सिमम 500। ठीक है, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन विधानसभा में अपवाद है। ठीक है, विधानसभा में कुछ अपवाद है, जैसे गोवा में 40 ही है, होनी कितनी चाहिए, 60 होनी चाहिए ना कम से कम, लेकिन गोवा में तो 40 ही है। मिजोरम में भी 40 ही हैं, मिजोरम में भी 40 ही हैं। और सबसे कम किधर है, सिक्किम, सिक्किम में केवल 32 हैं। सिक्किम में केवल कितने हैं, 32। देखिए सिक्किम में केवल 32 हैं, गोवा में 40, मिजोरम में 40। और अधिक से अधिक 500 होनी चाहिए विधानसभा में, और कम से कम 60। ठीक है, और विधानसभा के चुनाव में कितना था, 25 साल और 5 साल, मतलब 25 साल कम से कम एज होनी चाहिए, कार्यकाल 5 साल होता है। और ऐसी ये क्या कहते हैं, और विधान परिषद में कार्यकाल 6 साल होता है, और उम्र भी 30 साल चाहिए। कैंडिडेट की उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्या फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, अब वीडियो पीछे कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी बार नहीं करूँगी मैं। ये तो यूपीएससी का ये वाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रेफ्लेशिया अर्नाल्डी। ठीक है, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रेफ्लेशिया अर्नाल्डी। रेफ्लेशिया अर्नाल्डी, इसमें क्या है, जो ये प्रजाति है ये खतरे में है। ठीक है, रेफ्लेशिया अर्नाल्डी की प्रजाति खतरे में है। खतरे में होने का मतलब क्या है, जो ये केवल ये दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। और जो इसका आवास है, इस यहाँ पर मतलब इसके आवास में विनाश हो रहा है, जैसे वन कटाई के चक्कर में ये किस में है, खतरे में है। और इसमें क्या होता है, ये परजीवी पौधे होते हैं, मतलब जो रेफ्लेशिया अर्नाल्डी है ये परजीवी पौधे होते हैं। जैसे अमरबेल होती है ना दूसरे पेड़ के ऊपर, लेकिन जैसे कोई पेड़ है उसके ऊपर एक बेल सी पड़ी रहती है वो अमरबेल की, तो परजीवी होती है, उसी में से दूसरे पेड़ से पोषण लेती है। तो उसी तरह रेफ्लेशिया अर्नाल्डी भी क्या है, परजीवी पौधे होते हैं। और इसका जो फूल है इसका व्यास होता है 1 मीटर या 3 फीट। बोलो 1 मीटर, देखिए 1 मीटर कितना बड़ा होता है, अगर हम हाथ से नापे तो एक हाथ के कोने से ऊपर यहाँ तक कंधे तक पहुँच जाता है, तो इतना बड़ा तो इसका व्यास होता है, मतलब बहुत बड़ा फूल होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा फूल यही होता है, और 1 मीटर व्यास या 3 फीट व्यास बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करते। ठीक है, रेफ्लेशिया में क्या होता है, क्लोरोफिल भी नहीं होता है और ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो ये रेफ्लेशिया अर्नाल्डी के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट थे। ठीक है, अब जो इसने दूसरा फूल दिया है ये है अमॉर्फोफेलस। अमॉर्फोफेलस, इसका आगे नाम है टाइटेनम। ठीक है, अमॉर्फोफेलस टाइटेनम, जो अमॉर्फोफेलस टाइटेनम फूल है ये दुनिया का सबसे बड़ा बिना शाखा वाला पुष्पक्रम है। ठीक है, ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा बिना शाखा वाला पुष्पक्रम है। क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा बिना शाखा वाला पुष्पक्रम है। कौन सा, अमोफोरफेलस टाइटेनम, अमोफोरफेलस टाइटेनम। और अपनी गंध के कारण इसको क्या बोलते हैं, लाश फूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपनी गंध के कारण लाश फूल बोलते हैं। और ये इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, सुमात्रा के वर्षावनों में पाया जाता है। ठीक है, अमोर्फोफेलस टाइटेनम, अमोर्फोफेलस टाइटेनम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो उसे नोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं, नोस्फियर। ठीक है, जो नोस्फियर है ये ग्रीक शब्द है। ठीक है, नोक शब्द क्या है, ग्रीक शब्द है। ठीक है, नोस्फियर है ग्रीक शब्द है, ये बना है नोस, जैसे नोस और स्पेरा से, नोस और स्पेरा से। इसका अर्थ होता है मन, नोस का अर्थ होता है मन और स्फेरा का अर्थ होता है गोला। ठीक है, नोस और फेरा से, तो ये हो गया नोस्फियर। जब जिस जीवमंडल में मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाते हैं, मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, नोस्फियर, नोस्फियर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है नील हरित शैवाल।
ठीक है। नील हरित शैवाल, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नील हरित शैवाल जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। और इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन है, मतलब जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अमोनिया में परिवर्तित कर दी जाती है, ठीक है। देखिए N2 यानी कि नाइट्रोजन, N2 यानी कि नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन सूक्ष्म जीवों द्वारा NH3 यानी कि अमोनिया में परिवर्तित कर दी जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे जीके के क्वेश्चन। अब आगे कंप्यूटर के भी देख लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के भी देख लेते हैं। देखिए रोम क्या है, नहीं, रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होगी? रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। और इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है फायरवॉल किससे जुड़ा है? इंटरनेट सुरक्षा से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से CPU और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है। ये है अनियंत्रण बस नहीं है, ठीक है। अनियंत्रण बस नहीं है यानी कि डिसकंट्रोल बस नहीं है। कुल मिलाकर डिसकंट्रोल बस नहीं है। कंट्रोल बस होती है, एड्रेस बस होती है और डेटा बस भी होती है, ठीक है। डिसकंट्रोल बस नहीं होती, तो ये नहीं होगा। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन तो अभी नहीं कर रही, देखा जाएगा बाद में। अच्छा, और है क्वेश्चन, ये क्या है? ये है निम्न में से एक विश्व का जैव विविधता हॉटस्पॉट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी कि हाँ मतलब जैव विविधता तप्त स्थल कर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तप्त स्थल ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इसको क्या बोलते हैं? सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं, ठीक है। सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं पश्चिमी घाट को। और ये दुनिया के 8 गर्म तप्त स्थलों में से एक है। सह्याद्री क्या है? जो पश्चिमी घाट है, दुनिया के 8 गर्म तप्त स्थलों में से एक है। और इसका फैलाव कहाँ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु, ठीक है। जो पश्चिमी घाट है इसका फैलाव कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सही, ये पश्चिमी घाट है, सह्याद्री पर्वत का विस्तार है। और ये क्या है? यूनेस्को का विश्व धरोहर भी इसको घोषित किया गया है। यूनेस्को का विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। किसको? पश्चिमी घाट या सह्याद्री को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्या है? कौन सा सूक्ष्म जीव बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? कौन सा सूक्ष्म जीव बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? ये है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया है जो ये बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है। देखिए इसमें मतलब इसमें कुछ है, एक सेकेंड आप रुकिए, एक सेकेंड। बीटी कपास के ये रहा, ठीक है। जो बीटी है, बीटी का फुल फॉर्म है बैसिलस थूरिजिएंसिस। बैसिलस थूरिजिएंसिस, बैसिलस थूरिजिएंसिस यानी कि एक ये प्राकृतिक कीटनाशक है, ठीक है। बैसिलस थूरिजिएंसिस क्या है? एक प्राकृतिक कीटनाशक है, ओके। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मृदा जीवाणु जो कीटनाशक प्रोटीन के उत्पादन हेतु फेमस है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला मृदा जीवाणु जो कीटनाशक प्रोटीन का उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये क्या है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग में इसके उपयोग ने बीटी कपास, बीटी मक्का और अन्य कीटरोधी फसलों के विकास हेतु सक्षम किया है, ठीक है। विकास को सक्षम किया है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में इसके उपयोग ने, मतलब जो ये है बैसिलस थूरिजिएंसिस यानी कि बीटी कॉटन, इसके उपयोग ने बीटी कपास हो गया, बीटी कॉटन यानी कि बीटी मक्का और अन्य जो कीटरोधी फसल हैं उनके विकास को सक्षम किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी, ठीक है। पुलिस कार्रवाई कब की थी? हैदराबाद के विरुद्ध। ये देखिए ये स्टार्ट हो गई थी 13 सितंबर से, एक सेकेंड रुकिए यार, 13 सितंबर 1948 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो स्टार्ट को ही मानेंगे, डाउट नहीं रखने, ठीक है। इसमें डाउट वाला नहीं है, ये तब डाउट था, अब नहीं है। तो देखिए कार्यवाही कब की थी बोल रहा है? 23 सितंबर को की थी, 23 सितंबर 1948 को की थी, ठीक है। और ये चली थी 17 सितंबर तक, 23 सितंबर से 17 सितंबर 1948 तक चली, ठीक है। तब यहाँ हैदराबाद में कौन थे? निज़ाम उस्मान अली। निज़ाम उस्मान अली थे, तो इन्होंने आत्मसमर्पण किया, ठीक है। निज़ाम उस्मान अली, हैदराबाद के निज़ाम उस्मान अली ने आत्मसमर्पण किया। और ये जो ये था, ये ऑपरेशन पोलो था, ठीक है। कुल मिला के ऑपरेशन पोलो था, इंडियन
आर्मी पुलिस की यूनिफॉर्म में यहाँ हैदराबाद में इन्होंने वो कर दिया था, तो ऑपरेशन पोलो चलाया था। 5 दिन तक चला, 13 सितंबर से ये 17 सितंबर तक। और यहाँ पर नेतृत्व किया था मेजर जनरल JN चौधरी ने, ठीक है। नेतृत्व किसने किया था? मेजर जनरल JN चौधरी ने नेतृत्व किया था, मेजर जनरल JN चौधरी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक कौन था? ये था वोल्टेयर। फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक कौन था? वोल्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी मैं साथ ही बताऊंगी। लूनी नदी मानसून में लूनी नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय कहाँ गिरती है? जो लूनी नदी है वो मानसून के समय यहाँ गिरती है, क्या बोलते हैं, अरब सागर में, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। लूनी नदी मानसून के समय कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। पुलिकट झील मध्य में है, किसके? तमिलनाडु और आंध्र के मध्य में है। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र के मध्य में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल और आत्मा कहा था? भारतीय संविधान का दिल और आत्मा किसको कहा था अम्बेडकर जी ने? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इन्होंने भारतीय संविधान का दिल और आत्मा कहा था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है एकात्मक शासन। बाकी देखिए, एकात्मक शासन क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ तो संसदात्मक प्रणाली चलती है ना, और राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति भी होता है और प्रधानमंत्री भी होता है, तो यहाँ पे एकात्मक शासन नहीं। एकात्मक शासन ये होगा जैसे अगर राष्ट्रपति ही होगा मेन सर्वेसर्वा, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति प्रमुख है, लेकिन उसको प्रधानमंत्री की राय लेनी पड़ती है, प्रधानमंत्री को अन्य मंत्री की राय लेनी पड़ती है, तो इस तरह से है, ठीक है। तो और मौलिक कर्तव्य तो है हमारे संविधान की विशेषता। एक एकल व एकीकृत न्यायालय भी है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया था, 300A में है अभी, ठीक है। 300A में जोड़ दिया, पहले से था ये मौलिक अधिकार, ये 19F में था, ठीक है। 19 के F में था, इसको हटा के अभी 300A में डाल दिया, आर्टिकल 300A में डाल दिया। अब समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार, ठीक है। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों के विषय में क्या सही नहीं है? देखिए, मौलिक अधिकारों में क्या सही नहीं है? औचित्यपूर्ण प्रतिबंध है, इसमें युक्तियुक्त प्रबंधन है, तो ये तो नहीं होगा। और नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की द्वारा सुरक्षा, ये भी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल भी दिया है। सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये DPSP का भाग है, ठीक है। ये नहीं, सॉरी, सामाजिक आर्थिक न्याय ये प्रस्तावना में भी है, सामाजिक और आर्थिक न्याय, लेकिन ये मौलिक अधिकार में नहीं, ठीक है, मौलिक अधिकारों में नहीं है। और नेक्स्ट क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सभी न्याय, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ DP, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जल्दी बोल दिया मैंने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, ठीक है। तो ये क्या है, केवल सामाजिक न्याय, मतलब सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय सबसे संबंधित है। अब ये क्वेश्चन तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि सही है, कौन सा सही है, कि ज़्यादातर मैंने आंसर की में 1:35 देखा, मतलब 6 जो सिक्के थे उनमें सोने चांदी का अनुपात था 1:35, मतलब कुल मिला के सोना कम था, हाँ सोना कम था, चांदी ज़्यादा था। चांदी को AG से लिखते हैं ना, तो AG ज़्यादा था AU से, ठीक है। तो किसी में तो 1:20 बोल रहा है, किसी में 1:35 बोल रहा है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि 1:35 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये GK का, ये है जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? एक सेकंड रुकिए।